तो कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। किस तरीके से देखते हैं भिंड में जो इस समय LCC इंस्टीट्यूट संस्थान चल रहा है इस समय? वर्तमान में कहीं ना कहीं जो युवा है भिंड का उस चीज़ को तोड़ते हुए जा रहा है, शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। वो भिंड से लगभग हर साल IAS या IPS या स्टेट सिविल सर्विसेज में बच्चों क्वालिफाई कर रहे हैं। जब बच्चे तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं तनाव से भरे हुए होते हैं, यदि उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो सुसाइड जैसा फैसला करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पवन भैया अच्छा गाइड कर रहे हैं बच्चों को, अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं और पिछले 3-4 साल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। यह कलेक्टर स्वप्न वानखेड़े का यहाँ पर उदाहरण देना चाहेंगे। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि वो भी एक बार फेल हुए थे जब वो अपने इम्तिहान की ओर आगे बढ़ रहे थे। पुलिस की वर्दी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन एक हकीकत में देखी जाए तो एक संघर्ष से भरी हुई वर्दी होती है, तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। कैसे निपटेंगे आप? हम वो बच्चे जो झोंपड़ियों में रहते हैं और सपना देखते हैं मैं भी पुलिस वाला बनूंगा, झोंपड़ी में भी उनकी परवरिश होती है, तो उनमें रह रहे बच्चों का सपना कैसे साकार हो, किस तरीके से देखते हैं? बाकी सफलता का वही है कि आप प्रयास करेंगे लगातार तो सफलता किसी भी हालत में मिलेगी, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रेगुलरिटी रखनी है। LCC इंस्टीट्यूट संस्थान में जिस तरीके से बच्चों को गाइड किया जा रहा है, आप यहाँ के गाइडेंस को देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं आप? आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल और आज मैं भिंड में हूँ इस समय और भिंड की उस इंस्टीट्यूट पर हूँ जहाँ से लगातार बच्चे अपने मुकाम को हासिल करते हैं और उनके उदाहरण आज पॉडकास्ट में आपको देखने में और सुनने में मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं LCC इंस्टीट्यूट से, कहीं ना कहीं LCC इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में यहाँ के बेहतर संरक्षण में और भिंड से अपनी बेसिक शिक्षा इन्होंने अध्ययन की है। हमारे साथ स्वदेश शर्मा जुड़ रहे हैं जो कि अभी हाल ही में उनका UPPSC में चयन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न करना चाहेंगे, आज कहीं ना कहीं आप DSP के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, DSP में आपका चयनित हुए हैं आप UPPSC के माध्यम से। भिंड में आपकी बेसिक शिक्षा हुई है और देखा जाए तो LCC इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में आपको बेहतर सफलता हासिल की हुई है, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरी बेसिक शिक्षा अग्रवाल विद्या मंदिर से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद पवन भैया जो हैं तो उन्होंने अच्छा गाइड किया था मुझे उस टाइम पे। और उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने स्पेशली जो तैयारी स्टार्ट की और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ UPPSC, जो बेसिकली मैं UPSC की तैयारी कर रहा था उस बीच में। क्या जब आप भिंड में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, विद्या मंदिर जिस तरीके से आपने स्कूल का नाम बताया है अग्रवाल विद्या मंदिर, अग्रवाल विद्या मंदिर में ये सपना देख रखा था कि आप पुलिस में जाएंगे? सपना तो मतलब मेरा ऐसा था कि बचपन से मुझे थोड़ा यूनिफॉर्म का जॉब की ओर मेरा झुकाव था और बचपन में थोड़ा थोड़ा था कि अधिकारी बनना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मेरा भी थोड़ा सपना था। एक्चुअली 2016 में जब मैंने 12वीं किया तो मैंने इंडिया का एग्ज़ाम दिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा हिंदी मीडियम था, SSB दिया मैंने 2 बार, तो SSB क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था कि मुझे UG करना है कहीं से, तो मैंने BTech किया। उस टाइम पे मैंने एक अपने अंदर सपना सजोया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है और स्पेशली मेरा फोकस 2 ही पोस्ट रहती थी स्टार्टिंग का, IAS IPS और स्टेट PCS में SDM और DYSP। तो मैंने सेकंड प्रेफरेंस था मेरा DYSP, इसमें मेरा 4th रैंक के साथ चयन हुआ था और ये मैंने लगभग 3rd ईयर 4th ईयर में मेरा सपना हो गया था लगभग कि मुझे सिविल सर्विस तो ज्वाइन करना ही है एनी हाउ। जी, भिंड में देखा जाए तो लर्न कंपटीशन क्लासेस LCC इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में आप आए। यहाँ पर पवन सर के तमाम स्टूडेंट निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। किस तरीके से देखते हैं भिंड में जो इस समय LCC इंस्टीट्यूट संस्थान चल रहा है इस समय? बेसिकली भिंड बहुत पुराने समय से दस्यु समस्या से ग्रसित रहा है, जो वर्तमान में कहीं ना कहीं जो युवा है भिंड का उस चीज़ को तोड़ते हुए जा रहा है, शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। वो भिंड से लगभग हर साल IAS या IPS या स्टेट सिविल सर्विसेज में बच्चों क्वालिफाई कर रहे हैं। इवन जो वनडे एग्ज़ाम है उनमें भी क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे पवन भैया आप बता रहे हैं LCC इंस्टीट्यूट है, तो वनडे एग्ज़ाम के लिए पवन भैया अच्छा गाइड कर रहे हैं बच्चों को, अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं और पिछले 3-4 साल से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। जी जी।
अब डीएसपी बनने जा रहे हैं आप, तो डीएसपी बनने के बाद जब आपके सामने वो तमाम कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की वर्दी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन एक हकीकत में देखी जाए तो एक संघर्ष से भरी हुई वर्दी होती है, तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। कैसे निपटेंगे आप? जी देखिए, ये मैं मानता हूँ कि कोई भी जॉब अगर आपको ले रहे हैं तो चैलेंजेस से तो भरी होगी, या पुलिस की हो या प्रशासनिक हो या कोई भी हो XYZ। तो हर जॉब का एक अपना इंटरफेस होता है, हर किसी की अपनी चुनौतियाँ होती हैं, और उन चुनौतियों से लड़ना है तभी तो जॉब करेंगे आप अच्छे से। अगर किसी जॉब में चुनौती ही नहीं होगी तो मुझे लगता है कि उसमें आपको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो जॉब का मज़ा वही है, एंजॉय कर पाएँ आप अच्छे तरीके से। तो मैं उसको एंजॉय करूँगा और कोशिश करूँगा। मेरा ये रहा है कि मैं बचपन से क्या मतलब मैं सोचता था ऐसा, मैं वंचित वर्ग के प्रति थोड़ा वो रहता हूँ कि मुझे उन लोगों की सहायता करनी है। मैं किसी वंचित वर्ग को देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प कर सकूँ। तो मैं एक पूरा कोशिश करूँगा कि वंचित वर्ग के साथ कभी अन्याय ना करूँ, और उनके लिए जो जस्टिस है मैं उन तक प्रोवाइड करवाऊँ। आपका आइडल कौन है? किससे आपको प्रेरणा मिलती है? मेरा आइडियल है मेरे पेरेंट्स, और अगर महापुरुष के रूप में देखा जाए तो मैं महात्मा गांधी जी को अपना प्रेरक मैं मानता हूँ। जी, आपसे एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। तमाम वो बच्चे जो झोंपड़ियों में रहते हैं और सपना देखते हैं मैं भी पुलिस वाला बनूंगा, ऐसी एक कहानी डीएसपी संतोष पटेल की भी है। वो भी एक बीहड़ इलाके से आते हैं और झोंपड़ी में भी उनकी परवरिश होती है। तो उनमें रह रहे बच्चों का सपना कैसे साकार हो, किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे अच्छी बात वर्तमान समय की ये है कि डिजिटल इंडिया ने सारी चीज़ें हर जगह प्रोवाइड करवा दी हैं। हम चाहें तो भिंड जिले में रह के सिविल सर्विसेज जैसी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया को सबसे पहले हथियार बनाया जाए। और अगर किसी बच्चे में है कि मतलब वो करना चाहता है तो मैं उसमें 3 चीज़ें कहूँगा। एक परसेवरेंस, डेडिकेशन और धैर्य। ये 3 चीज़ें होंगी ना तो सिलेक्शन आपके हाथ में है, बस आपको ना एक कदम चलना है आगे। और चौथी चीज़ मैं कहूँगा रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। इन चीज़ों को अपना स्तंभ बना लिया जाए तो मैं कहूँगा कोई भी बच्चा हो XYZ तो उसका सिलेक्शन हर हालत में हो जाएगा। सुधीर शर्मा जी, जब बच्चे तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं तनाव से भरे हुए होते हैं। यदि उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वो सुसाइड जैसा फैसला करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनको किस तरीके से मोटिवेशन देंगे आप? कैसे वो अगर पहली बार फेल हो जाते हैं तो दूसरी बार भी पास हो सकते हैं? इसमें ये मोटिवेशन सबसे पहले तो सेल्फ मोटिवेशन काम करता है, और दूसरी बात ये है कि फेल हो रहे हैं तो आप दोबारा प्रयास करना चाहिए। मेरा एक कथन है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि फेलियर इज़ द की टू सक्सेस। आप जब फेल करेंगे ना आप सक्सेस के एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो फेल करना मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं वहाँ। फेल करने का मतलब है कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आप आगे बढ़ें उस चीज़ को लेकर। तनावग्रस्त होने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि एक चीज़ और होती है कि हमारे पास होने के लिए कुछ बचता नहीं है उस टाइम, और पाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं यही कहूँगा कि प्रयास करते रहना और सफलता 100% मिलेगी आपको। बिल्कुल। सुधीर शर्मा जी, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। दतिया कलेक्टर स्वप्न वानखेड़े का यहाँ पर उदाहरण देना चाहेंगे। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि वो भी एक बार फेल हुए थे जब वो अपने इम्तिहान की ओर आगे बढ़ रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इम्तिहान के नज़दीक होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा शॉर्ट हमारी लाइफ में होता है कि हम पीछे चले जाते हैं। तो कभी ना कभी हमें इस तरीके से एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा कि यदि आप 10 नंबर से रह गए तो कोशिश करें कि अगली बार और उससे अच्छा कर पाएँ, लेकिन वो परफॉर्मेंस आपका कम नहीं होना चाहिए, लगातार बढ़ते जाना चाहिए। फेल भले ही हम कितनी बार भी हो जाए, फेल होना अच्छी बात है, लेकिन उसका जो आंकड़ा है वो कम नहीं होना चाहिए, उससे लगातार अंक बढ़ते जाना चाहिए, तो मोटिवेशन बढ़ता जाए। ये चीज़ मैं स्वप्निल सर से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। वर्तमान में उनसे काफ़ी प्रभावित रहता हूँ। जैसे मैं उनकी चीज़ें देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, थोड़ा सा उनकी चीज़ें रहती हैं तो मैं एथिक्स वगैरह में, जैसे पेपर 4 सिविल सर्विसेज में आता है एथिक्स का, तो मैं उनको काफ़ी कोट भी किया हूँ कि जैसे उनके चर्चे रहते हैं, जैसे काम करते हैं वो। और दूसरी बात, मैं इलैया राजट्टी जो 2016 में हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनसे भी काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। और बाकी सफलता का वही है कि आप प्रयास करेंगे लगातार तो सफलता किसी भी हालत में मिलेगी, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रेगुलरिटी रखनी है। हाँ, सुधीर शर्मा जी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप देखा जाए? मतलब मोटा देखा जाए, देखिए मैं तो दिल्ली में रहता था, मुझे दूसरा कोई काम था नहीं उस समय, तो मैं तो लगभग 10 से 12 घंटे
मैं डेली रूटीन में कोशिश करता था कि मैं आउटपुट निकाल पाऊँ। लगभग 8 से 9 घंटा आउटपुट निकलता था। कभी कभी हो जाता था 1-2 घंटा इधर दोस्तों के साथ थोड़ा है, क्योंकि मेरा एक ग्रुप था छोटा सा, तो हम लोग डिस्कस करते थे। तो मेन संसार राइटिंग के लिए हम लोग एक दूसरे की कॉपी चेक करते थे। मॉक इंटरव्यूज़ हम लोग एक दूसरे का लेते थे, 4 दोस्त पैनल बनाते थे, मैं मॉक इंटरव्यू देता था उसी तरीके से जैसे मेन इंटरव्यू होता है उस तरीके से। जी। LCC इंस्टीट्यूट संस्थान में जिस तरीके से बच्चों को गाइड किया जा रहा है, आप यहाँ के गाइडेंस को देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं आप? पवन भैया काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, हर एनी हाउ किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से हो, जैसे एजुकेशन हो, फाइनेंशियली हो, तो मतलब उनका वही टारगेट रहा है। ये जब से इंस्टीट्यूट सर ने ओपन भी किया है उस तरीके से उनका यही टारगेट रहा है कि किसी भी तरीके से भिंड के जो युवा है उसके अंदर शिक्षा जैसी चीज़ें उसके अंदर समावेलित कर दिया जाए। तो उनके अंदर में काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं बच्चों को। जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, यही संस्थान है, यही उम्र होती है एक युवा अवस्था जीने की, यही उम्र होती है एक लक्ष्य को हासिल करने की, लेकिन आज की युवा पीढ़ी भटक जाती है मोबाइल से लेकर के अपने लक्ष्य की तरफ ना होकर के तमाम आप समझ सकते हो मेरा कहने का मतलब क्या है। तो किस तरीके से अपने भटकाव को आप बचाएंगे? जीवन जीने का मज़ा वही है जहाँ आपको जीवन जीने का मज़ा वही है जहाँ आपको चैलेंजेस भी आएँ। बस बात वही है कि दोनों के बीच में सामंजस्य रखना पड़ेगा। जो पर्सनल जीवन है और शैक्षिक जीवन है, दोनों के बीच में जहाँ सामंजस्य रख लिया आपने, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि साधन और साध्य दोनों चीज़ बराबर तरीके से पवित्र होते हैं। साधन जितना अच्छा होगा साध्य भी उतना अच्छा होगा। तो मैं मानूंगा कि पर्सनल लाइफ और शैक्षिक जीवन दोनों में भी बहुत अच्छा संतुलन बना के रखें तो बहुत अच्छे तरीके से आप सफल हो पाएंगे। बिल्कुल। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ स्वदेश शर्मा जुड़े हुए थे, जिनका अभी हाल ही में UPPSC में चयन हुआ है। भिंड में बेसिक शिक्षा अध्ययन की है और लर्न इंस्टीट्यूट संस्थान से के मार्गदर्शन में इन्होंने बेहतर कैरियर को जिया है और आज वो मुकाम पर हैं। यदि आप भी इस सीट पर हमारे साथ आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और आप भी स्वदेश शर्मा की तरह अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।